हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेपर पंडित्स। आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, जो अपकमिंग एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करंट अफेयर्स के सवाल तो रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन अदर सेक्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के कुछ सवाल रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए सवाल को डिस्कस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हैं, सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह इनलैंड रिवराइन पोर्ट है? ऑप्शन विशाखापट्टनम, कोलकाता, कांडला और पारादीप। सही आंसर कोलकाता हो जाएगा। याद रखिएगा, कोलकाता पोर्ट एक अंतर्देशीय नदीय बंदरगाह है और ये गंगा नदी के ब्रह्मपुत्र बेसिन के इलाकों में सेवा प्रदान करता है। विशाखापट्टनम से याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश का एकमात्र बंदरगाह है। और कांडला पोर्ट ये हो जाएगा आपका गुजरात में। और इसका नया नाम पूछे कांडला पोर्ट का तो ये हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह। और पारादीप ये याद रखिएगा, ये उड़ीसा में हो जाएगा आपका। कोलकाता पतन एक अंतर्देशीय नदीय पतन है, क्योंकि यह पतन हुगली नदी पर स्थित है और यह पतन अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया था। और कोलकाता पतन हुगली नदी में गाद जमा होने की समस्या के कारण भी जूझ रहा है, जो समुद्र को जोड़ती है। और गाद जमा होने के कारण इस पतन ने अपना महत्व खो दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कलामंडलम रमनकुट्टी नायर को निम्नलिखित में से किस वर्ष कथक कली में उसके योगदान के लिए संगीत अकादमी फेलोशिप प्राप्त हुई थी? तो ये कलामंडलम रमनकुट्टी नायर की बात करें तो याद रखिएगा, ये कथक कली से संबंधित हो जाएंगे और इन्हें 2004 में फेलोशिप अवार्ड मिला था। सही आंसर 2004 हो जाएगा, याद रखिएगा। कलामंडलम रमनकुट्टी नायर, याद रखिएगा 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और इनका जन्म 1925 में केरल में हुआ था। और श्री नायर कलामंडलम संकाय में शामिल हुए और संस्थान के प्रधानाचार्य भी बने थे। कुछ डांस और उससे संबंधित कलाकार देख लेते हैं, जो काफी एग्जाम में आते रहते हैं। यही सब नाम, ये सभी वही नाम है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछे गए नाम। कोई भी फालतू नाम नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसे याद रखिएगा। कथकली से याद रखिएगा मिलेना साल्विनी और पीवी बालकृष्णन, कुंचुक्रुप और कलामंडलम कृष्ण नायर, कलामंडलम रमनकुट्टी नायर अभी देखे ही थे नाम में, यही सवाल में आया था। और वीएन मेनन, ये सभी कथकली से संबंधित हो जाएंगे। और भरतनाट्यम से याद रखिएगा मृणाली साराभाई और यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुणडेला और अलारमेल वल्ली, सोनल मानसिंह और तंजौर बाल सरस्वती, पद्म सुब्रमण्यम, नर्तकी नटराज, ट्रांसजेंडर है, इन्हें पद्मश्री भी मिला था गत वर्ष। मीनाक्षी श्रीनिवासन और पद्मिनी रामचंद्रन और वैजयंती माला, लीला सैमसन, सरोज विद्यामंथन, मल्लिका साराभाई, मालविका सरोकाई और पद्मिनी प्रियदर्शनी, ये सभी संबंधित हो जाएंगे भरतनाट्यम से। और कुचिपुड़ी से देख लेते हैं। कुचिपुड़ी से हो जाएंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, अपर्णा सतीशन और वैजयंती चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी और शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री और हलीम खान, वैजयंती काशी और मल्लिका साराभाई, राजा रेड्डी, ये सभी कुचिपुड़ी से संबंधित हो जाएंगे। नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में फिक्स है कि इस टॉपिक से एक सवाल आता ही है और आसानी से 2 नंबर आ जाएंगे यदि आपको याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून अक्टूबर नवंबर के दौरान तमिलनाडु तट और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक और दक्षिण पूर्व केरल के मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो अक्टूबर नवंबर के दौरान तमिलनाडु के तट पर उत्तर पूर्वी मानसून ये मूसलाधार वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्तर पूर्वी मानसून आमतौर पर विश्व भर में मानसून लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है और इसे शीतकालीन मानसून कहते हैं। इस अवधि के दौरान भारत के दक्षिणी भाग और मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में वर्षा होती है। और उत्तर पूर्व मानसून के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वर्षा या हिमपात होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून को वर्षा ऋतु भी कहा जाता है और दक्षिण पश्चिम मानसून को जून से सितंबर के बीच यह सक्रिय होता है, यानी एक्टिव रहता है। देश के वार्षिक वर्षा लगभग 75% का हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर के बीच प्राप्त होता है। नागालैंड की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मीमकुट उत्सव मनाती है? मीमकुट उत्सव की बात करें तो याद रखिएगा नागालैंड से संबंधित है और ये मीमकुट कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सही आंसर कुकी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अब तक कम से कम 10 बार से भी ज्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका होगा, मीमकुट। और चापचारकुट की बात करें तो याद रखिएगा चापचारकुट हो जाएगा मिजोरम से और यह भारत का त्यौहार है। यह मार्च के दौरान झूम कृषि में सबसे कठिन कार्य को पूरा करने के बाद मनाया जाता है। और मीमकुट कुकियों का फसल उत्सव है। नागालैंड में हर साल इसे 7वें कुकी महीने तोलबोल यानी जनवरी को कहते हैं ये लोग, और यह त्यौहार मनाते हैं और उत्सव ये 1 सप्ताह तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था और जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत के चटगांव शास्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। सही आंसर सूर्यसेन हो जाएगा, जिन्हें मास्टर दा के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत के चटगांव शास्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था। सूर्यसेन से याद रखिएगा, सूर्यसेन एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1930 में इन्हें चटगांव छापे में जाने जाते थे और इनका जन्म की बात करें तो 22 मार्च 1894 और ये बांग्लादेश वर्तमान में इनका हुआ था। उन्हें मास्टर दा सूर्यसेन के भी नाम से जाना जाता है, अभी देख ही लिए। निम्नलिखित में से किस शासक को सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है? तो याद रखिएगा ये समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। समुद्रगुप्त के काल में सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह कुशल कवि थे और संगीत भी बजाते थे। उन्हें उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है और उन्हें संगीत कला के व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन प्राणी विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले डैश में पारिस्थितिकी को ज्ञान का एक अलग क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया था? तो याद रखिएगा 1866 में यानी 1866 में ये अर्नेस्ट हैकेल द्वारा सबसे पहले पारिस्थितिकी को ज्ञान के रूप में ज्ञान के क्षेत्र में वर्णित किया गया था। तो सही आंसर 1866 हो जाएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर पूछा गया है? तो ये मेवाती घराने से संबंधित हो जाएंगे और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के भी प्रवर्तक हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रवर्तक और देख लेते हैं, अमीर खुसरो का नाम याद रखिएगा और पंडित भीमसेन जोशी, कुमार गंधर्व, मिर्जा गालिब और मिर्जा तकीर मीर और राजा मानसिंह तोमर हो जाएंगे और तानसेन और बैजू बावरा, ये सभी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो जाएंगे। और कर्नाटक संगीत से देख लेते हैं संबंधित व्यक्ति, ये त्यागराज और श्याम शास्त्री और मुथुस्वामी दीक्षितकर और डी.के. पटवाल, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी और एम.एल. वसंत कुमारी, ये सभी कर्नाटक से संबंधित हो जाएंगे। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अन्य महत्वपूर्ण घराने और इसके संस्थापक देख लेते हैं। ग्वालियर घराने से याद रखिएगा ये नत्थन खां हो जाएगा और आगरा घराने का हाजी सुजान खां याद रखिएगा। किराना घराने से हो जाएगा अब्दुल करीम खां और मेवाती घराने से धग्गे नाजिर खां, इसके संस्थापक हो जाएंगे। और जयपुर अतरौली घराने से हो जाएंगे अलादिया खान और रामपुर घराने से उस्ताद नयाद हुसैन खां का नाम याद रखेगा। एग्जाम में यहाँ से काफ़ी बार सवाल पूछे गए हैं इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सभी को इकट्ठा कर दिए एक साथ ताकि याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे। वे निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे मेगास्थनीज, और ये सेल्यूकस निकेटर प्रथम के राजदूत के रूप में आए थे भारत। मेगास्थनीज एक महान इतिहासकार, लेखक और राजनयिक थे। इनकी पुस्तक इंडिका प्राचीन मौर्यकालीन भारत के प्रमुख झलक देती है। और मौर्य काल से चंद्रगुप्त मौर्य से याद रखिएगा उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगातार 3 राजवंशों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और चौथे शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश की परिणति से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है? तो ये बॉयल के नियम के अनुसार बताया गया था। सही आंसर बॉयल के नियम हो जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर रहता है। तो ये बॉयल के नियम के अनुसार याद रखिएगा। बॉयल के नियम के अनुसार यह कहता है कि स्थिर तापमान पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दबाव इसकी मात्रा के साथ व्यक्त कर्मानुपाती होती है। और एवोगाड्रोस के नियम के अनुसार एवोगाड्रोस नियम यह कहता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैस के समान आयतन में समान संख्या के अणु होते हैं। ये एवोगाड्रोस के नियम के अनुसार है। और डाल्टन के नियम के अनुसार देखिए, डाल्टन का नियम यह कहता है कि अप्रतिक्रियाशील गैस के मिश्रण द्वारा लगाया गया कुछ दबाव अलग अलग गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन के नियम के अनुसार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिका का आकार कौन प्रदान करता है? कोशिका का झिल्ली। ये झिल्ली हो जाएगा। तो ये झिल्ली हो जाएगा सही आंसर। कोशिका झिल्ली यह सबसे बाहरी आवरण है और जो कोशिका पदार्थ उसके बाहरी आवरण से अलग करता है। यह कोशिका के भीतर और बाहर कुछ पदार्थों के प्रवेश और निकासी की अनुमति देता है। यह कुछ अन्य सामग्रियों के संचालन को भी रोकता है और इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस मंत्रालय ने लागू किया था? इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो याद रखिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। और यह NRLM ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था। और NRLM का उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को कम करना और ग्रामीण गरीबों के लिए अस्थायी आजीविका का अवसर प्रदान करना या पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती प्लांटेशन फसल नहीं है? नहीं पूछा गया। तो कॉफी का तो प्लांटेशन करते हैं, रबर का भी प्लांटेशन करते हैं, चाय का प्लांटेशन करते हैं, लेकिन गेहूं का प्लांटेशन नहीं करते। इसको बीज बोते हैं ना। तो सही आंसर गेहूं हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आगरा के ताजमहल की नकल है? तो आगरा की ताजमहल की नकल की बात करें तो ये बीबी का मकबरा सही आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा आगरा के ताजमहल का नकल है। और बीबी का मकबरा गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं इसे। और आगरा के ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था और वही इसे मकबरे का सिर्फ गुंबद संगमरमर से बनाया गया था और बाकी हिस्सा प्लास्टर से तैयार किया गया था ताकि दिखने में संगमरमर जैसा लगे। और इस मकबरे को ताजमहल की फुहर नकल भी कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 अप्रैल 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं? तो तमिलनाडु का राज्यपाल पूछा गया तो ये हो जाएंगे RN रवि, वर्तमान में भी है। CM की बात करें तो MK स्टालिन हो जाएंगे, MK स्टालिन। तो सही आंसर RN रवि हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये अरुंधति रॉय हो जाएंगे, सही आंसर अरुंधति रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस नामक उपन्यास के लेखक अरुंधति रॉय हैं, याद रखिएगा। बार एग्जाम में आ चुका है ये सवाल। अरुंधति रॉय से याद रख लिए। इनका और नॉवल है जैसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये 1997 में आया था। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस अभी तो देखें 2017 में। और आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन 2020 में आया था। और माई सेडिशियस हट ये 2019 में, याद रखिएगा। विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय, इनका नॉवेल का याद रखिएगा। और इनकी किरण देसाई का बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किरण देसाई के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा हाई आइल्डिंग वेराइटीज, उच्च उपज वाली किस्में, 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 उच्च उपज वाली किस्में,
उच्च उपज वाली किस्में या किस्मों। तो एच से फुल फॉर्म हो जाएगा, फुल फॉर्म के अकॉर्डिंग एच से हाई हो जाएगा, यानी उच्च, सही आंसर हाई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में एच का अर्थ HYV यानी हाई, और इसकी उत्पादन शामिल है HYV की। और हरित क्रांति की शुरुआत 1996 में हुई थी और यह नॉर्मन बोरलॉग के दिमागी उपज था, और भारत में इसे MS स्वामीनाथन द्वारा सफल बनाया गया था। और भारत के महत्वपूर्ण क्रांतियों की बात करें तो याद रखिएगा, पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से, और नीली क्रांति ये हो जाएगा मछली उत्पादन से, और श्वेत क्रांति याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन या डेयरी, और रजत फाइबर क्रांति ये हो जाएगा कपास से, और गुलाबी क्रांति ये हो जाएगा प्याज उत्पादन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? शहरी जनसंख्या की प्रतिशत की बात करें तो 31.16% 2011 के अनुसार हो जाएंगे। सही आंसर 31.16% हो जाएंगे 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी आबादी 377 मिलियन यानी 31.16% है, और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों की प्रतिशत 2001 में 27.8% से बढ़कर 2011 में 31.16% हो गया था। और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 62.17% आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, और दिल्ली 62.17% के साथ अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल ग्रामीण जनसंख्या 833.1 मिलियन है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये 10.03% के साथ भारत में सबसे कम शहरीकृत राज्य है। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जब 1991 की औद्योगिक नीति शुभारंभ हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो औद्योगिक नीति के समय में 1991 में PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनकी कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल 1991 से 1996 हो जाएंगे। तो सही आंसर PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे जो 1991 में औद्योगिक नीति शुरू किए थे, और औद्योगिक नीति 1948, 56 और 1977, 80 और 1991 में शुरू की गई थी। और 1948 के औद्योगिक नीति से संकल्प में भारतीय औद्योगिक नीति के विकास की शुरुआत को चिन्हित किया, और IPR 1956 जिसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 86वां संविधान संशोधन 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, पूछा गया। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, सही आंसर 2002 हो जाएंगे। काफी इजी सवाल, बार बार यहाँ से एग्जाम में सवाल आए हैं। 86वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करते हुए भाग 2 को 21A में एक नया अनुच्छेद जोड़ा, जिसमें कहा गया राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी लोगों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा डैश होती है क्योंकि आर्द्र हवाएं बाधित होती है और घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वे हवाएं जो होती है वो पर्वतीय होती है। पश्चिमी घाटों में होने वाली अधिकांश वर्षा पर्वतीय होती है, जो घाटों के साथ ऊपर उठने लगती है, तो ये पर्वतीय सही आंसर हो जाएगा। पर्वतीय वर्षा इसे राहत वर्षा के रूप में भी जाना जाता है, और यह वर्षा उन क्षेत्रों में भी होती है जहां समुद्र के साथ साथ पर्वतीय उपस्थित होते हैं, पर्वत उपस्थित होते हैं। और संवहन वर्षा की बात करें तो ये गर्म होने पर वायु हल्की होकर संवहन रूप में ऊपर उठती है, और जैसे जैसे पवनें फैलती है और तापमान भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये राजा राज चोल प्रथम हो जाएंगे। सही आंसर राजा राज चोल प्रथम, इन्होंने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, और इसे 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए थे। ये कार्बन 12 सही आंसर हो जाएगा। कार्बन 12 के परमाणु के संदर्भ में सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान खोजे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 नवंबर 2019 के बाद से सभी अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स स्पर्धाओं का आयोजन किसके नियमों के तहत किया जा रहा है? तो ये सही आंसर हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स की बात की जा रही है तो विश्व एथलेटिक्स के नियमों के तहत ही किया जाएगा। सही आंसर विश्व एथलेटिक्स हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स ओलंपिक खेलों के एथलेटिक्स प्रतियोगिता और विश्व एथलेटिक्स श्रृंखला में शामिल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का अधिकार होगा। इसका स्थापना 17 जुलाई 1912 को स्टॉकहोम स्वीडन में ओलंपिक्स के समापन के समारोह में हुई थी और मोनाको की रियायत अक्टूबर 1993 में विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज की हेतु उत्खनन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस महानिदेशक के नेतृत्व में किया गया था? तो याद रखिएगा जॉन ह्यूबर्ट्स मार्शल के द्वारा। जॉन ह्यूबर्ट्स मार्शल सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा, इनके निदेशक में मतलब नेतृत्व में हुआ था और 1920 में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 शहर का उत्खनन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। सही आंसर ज्योतिबा फुले हो जाएगा। और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 को महाराष्ट्र में पुणे में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज द्वारा डीप ओशियन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत क्षेत्र थीमेटिक एरियाज कार्यान्वित हो रहा है? सही आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। 2021 में सरकार के द्वारा ये डीप ओशियन मिशन चलाए गए थे, याद रखिएगा। और इसमें 2021 में 4077 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे डीप ओशियन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य एक हर लास्यांगा के विकसित हुआ है? तो एक हर लास्यांगा से भरतनाट्यम नृत्य विकसित हुआ है, याद रखिएगा भरतनाट्यम हो जाएगा सही आंसर। उपलब्ध मूर्तिकला और ऐतिहासिक शिष्यों के अनुसार भरतनाट्यम नृत्य एक हर लास्यांगा से विकसित हुआ है और यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य शैली लगभग 2000 वर्ष पुरानी है और इसे कई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूपों की जननी के रूप में देखा जाता है। और भरतनाट्यम नृत्य को एक हार्य कहा जाता है जहाँ कला का एक ही प्रदर्शन के कई भूमिका निभाता है, उसे एक हार्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रहा था? तो ये 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। ओलंपिक से खेलों की बात करें तो ओलंपिक खेल विश्व की एकमात्र सही मायने में वैश्विक बहुखेल जश्न मनाने की एथलेटिक्स प्रतियोगिता है और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों में 400 से अधिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक देश भाग लेते हैं। पहला ओलंपिक एथेंस वर्ष 1896 में हुआ था और आगामी ओलंपिक खेल की बात करें तो 2024 में पेरिस में होने वाला है और 1956 के ओलंपिक मेलबर्न में ये मैच ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। और सोवियत संघ की बात करें तो 98 पदक के साथ पहले स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका ये 74 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये 35 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था, याद रखिएगा। आगामी ओलंपिक खेलों की सूची देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आते रहेंगे जब तक ये ओलंपिक तो चलते रहेंगे। देख लेते हैं 2022 में बीजिंग में हुआ था और 2024 में बात करें तो ये पेरिस हो जाएगा। 2026 में मिलान कॉर्टिनिया ये इटली में हो जाएगा और 2028 की बात करें तो ये लॉस एंजलिस हो जाएगा। 2032 में ब्रिस्बेन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व संगीत की निम्नलिखित में से एक किस विद्या के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये कुमार गंधर्व की बात करें तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित हो जाएंगे। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित, याद रखिएगा ये गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी? इसको उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं थी तो ये शूद्र को नहीं थी, सही आंसर शूद्र हो जाएगा। वैश्य को थी और
क्षत्रिय को थी, ब्राह्मण को थी। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो भारत में ब्राह्मण इसका भारत के परंपरागत सामाजिक वर्णों के चारों वर्णों में सर्वोच्च स्थान था और इसमें हिंदू पुजारी सलाहकार और बौद्धिक नेता शामिल थे और इनका वर्णों में दूसरा सर्वोच्च स्थान था। और क्षत्रिय की बात करें तो इनमें शासकों, सैन्य नेताओं और बड़े जमींदारों शामिल थे। और वैश्य की बात करें तो इनका चारों वर्णों में तीसरा स्थान था और इनमें व्यापारी और किसान शामिल थे। दलित की बात करें तो पांचवा श्रेणी जिसमें कोई वर्ण पदनाम नहीं था और इसमें विभिन्न निम्न दर्जे के लोग शामिल थे, ये दलित के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पूछा गया तो सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र में, याद रखिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी और सभी पारिस्थितिकी तंत्र में के लिए पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पौधों द्वारा ऊर्जा का अभिग्रहण कर लिया जाता है और फिर इसे अन्य विभिन्न जीवों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये सूर्य का प्रकाश और उत्पादक और शाकाहारी, उसके बाद अपघटन में जाता है और मांसाहारी अपघटक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण किस तकनीक का वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो ये फ्यूजन रिएक्टर के सिद्धांत पे काम करता है। प्लाज्मा का चुंबकीय प्रतिरोध नामक दृष्टिकोण ये फ्यूजन रिएक्टर के तकनीकी पे काम करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की धार्मिक विरासत और समृद्ध संस्कृति को दर्शाने वाला कराका उत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो कराका उत्सव ये कर्नाटक से संबंधित हो जाएंगे, याद रखिएगा, और ये 11 दिनों तक मनाया जाता है। कराका उत्सव कर्नाटक में मनाया जाता है और यह उत्सव 300 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ कर्नाटक के सबसे पुराने उत्सवों में से एक है और यह उत्सव प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल के हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में मनाया जाता है और उत्सव 11 दिनों तक चलता है। और उन अनुष्ठानों और परंपराओं का उत्सव जिनकी उत्पत्ति महाकाव्य महाभारत में हुई है और विशेष रूप से द्रौपदी के हरण के रूप में हुआ था। यह कराका उत्सव उसीलिए मनाया जाता है उत्सव कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी के स्वामित्व का अनुपात कितना होता है? तो क्षेत्रीय बैंकों के ग्रामीण की बात करें तो इसमें 50% योगदान रहता है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय मुख्य रूप से पपेती उत्सव मनाता है? तो पपेती उत्सव याद रखिएगा, ये पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पपेती उत्सव पारसी समुदाय, याद रखिए कनेक्ट करके, पपेती पारसी। पपेती पारसियों का नववर्ष का त्यौहार है और पपेती फारसी शब्द पपेट से आया है, इसका अर्थ होता है कबूलनामा या पक्षपात। इस त्यौहार पर पारसी एक नए वर्ष की शुरुआत करते हैं और परिवार के सदस्यों के साथ दिन बिताते हैं और पारसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले ये शाहशांसी पंचांग जो होता है इसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मार्च 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक विषय यानी थीम नहीं रहा था? तो ये सच्ची आज़ादी का, और ये तो रहा था स्वयं से पहले सेवा, सर्विस बिफोर लॉ, नहीं ये तो आर्मी का हो जाएगा। तो सही आंसर ये सर्विस बिफोर लॉ ये हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा गया है थीम। और नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट ये 2020 का ये है। और याद करो कुर्बानी ये भी रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? हरा शैवाल पूछा गया तो किसे हरा शैवाल कहते हैं? क्लोरोफाइसी, याद रखिएगा, इसे हरा शैवाल कहते हैं। और रोडोफाइसी ये लाल शैवाल, और फियोफाइसी ये याद रखिएगा, इसे भूरा शैवाल कहते हैं, भूरा शैवाल। यहाँ से काफी बार एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। और क्लोरोफाइसी ये सही आंसर अपना हो जाएगा, क्लोरोफाइसी ये हरा शैवाल, इसे हरा शैवाल कहते हैं। रोडोफाइसी रेड शैवाल और फियोफाइसी भूरा शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो ये 2021 में हरभजन सिंह संन्यास लिए थे, तो सही आंसर हरभजन सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खान ये निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं? तो
तो उस्ताद विलायत खान से याद रखिएगा, ये सितार वादक से संबंधित है और सितार वादन के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। इन्हें याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से। उस्ताद विलायत खान एक प्रमुख सितार वादक थे और इनका जन्म की बात करें तो 28 अगस्त 1928 में पूर्वी बंगाल के गौरीपुर में हुआ था और ये अब बांग्लादेश में है। और उन्होंने बाएं हाथ से सितार बजाने की एक नई तकनीक का आविष्कार किया जो लंबे समय तक प्रचलन में रहा था। सितार वादक और उससे संबंधित कुछ व्यक्ति देख लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार यहाँ से सवाल आ चुके हैं और आते रहते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से ये सभी नाम याद हो जाएंगे तो 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे आपके, क्योंकि इसमें से वही नाम है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं नाम, वही सभी प्रीवियस ईयर से कलेक्ट करके इसमें नाम डाला गया है। तो सितार वादक से देख लेते हैं, इलियास खान का नाम याद रखेगा और पंडित रविशंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य और उस्ताद विलायत खान और उमाशंकर मिश्र, इमरत खान और शाहिद परवेज और खान बुद्धिदीप्त मुखर्जी और उस्ताद इमदाद खान का याद रखिएगा और अनुष्का शंकर, ये सभी सितार वादक से संबंधित हो जाएंगे। तबला वादक से याद रखिएगा, ये अल्लाह रखा खान और जाकिर हुसैन खान, समता प्रसाद, स्वप्न सुंदरी और पंडित किशन महाराज और गुदई महाराज, लतीफ़ खान, अनोखे लाल मिश्र और कंठे महाराज, सुखविंदर सिंह, ये सभी तबला वादक संबंधित हो जाएंगे। और सरोद वादक से याद रखिएगा अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान और अमजद अली खान और हाफिज अली खान, ये आयान अली खान और अली अकबर खान। और याद रखिएगा इसमें विश्वजीत राय चौधरी, ये भी का नाम काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में और इस बार CGL 2023 में भी आ चुका है। और मुकेश शर्मा की बात करें तो ये भी सरोद वादक से संबंधित हो जाएगा और जरीन दारोवाला और राजीव तारानाथ, ये सभी सरोद वादक से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था? फील्ड हॉकी को खेल के रूप में 1908 में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। 1908 में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था ओलंपिक में। लंदन में आयोजित 1908 में ओलंपिक्स खेलों में फुटबॉल के साथ पहली बार फील्ड हॉकी को शामिल किया गया था और भारत ने 1928 में एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड ओलंपिक्स में पदार्पण किया और स्वर्ण पदक जीता था। और भारत 1928 में 1956 तक लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। और फील्ड हॉकी की बात करें तो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द की बात करें तो यहाँ से याद रखिएगा पेनल्टी कॉर्नर, ये 2023 में CGL में भी आ चुका है। और स्क्रूप ड्रिबल और फ्लिक और स्ट्राइकर और सेंटर पास, ये सभी आदि मतलब ये जो टर्म है ये फील्ड हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट ये याद रखिएगा 1992। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट काफ़ी बार 2-3 बार अभी तक तो आ चुके हैं एग्जाम में। प्रोजेक्ट एलिफेंट याद रखिएगा 1992। इसे भारत सरकार द्वारा 92 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था और इस परियोजना का उद्देश्य है हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए और मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए। और यह परियोजना 16 संघ राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। और प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो याद रखिएगा 1973 प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो 1992 और प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उन अपसारी केंद्रों के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है जहां प्लेट टूटकर अलग होती है और भूप्रवाह से मैग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है? तो उसे कहते हैं अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री भूप्रवाह के मैग्मा के रूप में ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है, उसे अपसारी सीमा कहते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। प्रसारी केंद्रों के अनुदेश अपसारी सीमाएं होती है जहां प्लेट पृथक होती रहती है और मैग्मा द्वारा मेंटल के ऊपर की ओर धकेलने की नई भूपट्टी का निर्माण होता है और इन सीमाओं को रचनात्मक सीमाओं के रूप में भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यह विवर्तनिक प्लेटों के एक दूसरे का अलग होने से बनता है और यह पृथ्वी के आवरण के सतह की ओर मैग्मा का उदय से 2 या अधिक प्लेटों को अलग करते हैं, उसे अपसारी डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा याद रखिएगा दुर्गेश नंदिनी, यह पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। तो सही आंसर दुर्गेश नंदिनी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का संस्थापक था जिसने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये पुष्यमित्र हो जाएंगे। पुष्यमित्र मौर्य सम्राट की हत्या करके अपना राज्य स्थापित किया था, अंतिम मौर्य सम्राट को। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व के मौर्य वंश को हटाकर की थी। पुष्यमित्र शुंग ने 1885 ईस्वी में से 149 ईसा पूर्व तक लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था और शुंग वंश में 10 शासक हुए जिन्होंने कुल मिलाकर 112 वर्ष तक शासन किए थे और पाटलिपुत्र शुंग वंश की राजधानी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षिनियां एक परजीवी डैश है? तो पक्षिनियां एक कवक हो जाएंगे। पक्षिनियां कवक हैं, याद रखिएगा। पक्षिनियां यह गेहूं और अन्य अनाजों और घासों का काला तना है। वैज्ञानिक नाम पक्षिनिया ग्रैमिनीस है और याद रखिएगा इसे, पक्षिनिया ग्रैमिनीस। जब तक संक्रमित पत्ती के उत्तक जीवित रहते हैं तब तक यह संक्रमित यूरेडेनिया बीजाणु उत्पन्न करने में सक्षम होती है और यूरेडेनिया ओस्पोरस अपने स्रोत पौधों के सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर वायु को फैलने से संक्रमित मेजबान पौधे हो सकते हैं। ये यूरेडेनिया ओस्पोरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कोशिकांक में यूरेट ऑक्सीडेज क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ का केंद्रीय कोर होता है? तो ये होता है पेरोक्सिसोम में। सही आंसर पेरोक्सिसोम हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल से बना न्यूक्लाइड नामक क्रिस्टलीय पदार्थ ये केंद्रीय कोर होता है पेरोक्सिसोम। सही आंसर पेरोक्सिसोम हो जाएंगे, याद रखिएगा। पेरोक्सिसोम छोटे झिल्ली बंधक अंग होते हैं और वे कोशिका में ऊर्जा अपचयन में शामिल होते हैं, चयापचय में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 के अनुसार अखिल भारतीय गरीबी अनुपात क्या पाया गया था? तो ये 25.01% MPI 2021 के अनुसार पाया गया था गरीबी अनुपात भारत में। बहुयामी गरीबी यानी एक व्यक्ति सिर्फ एक आयामी गरीब नहीं होता बल्कि कई आयामों से गरीब होता है। बहुयामी गरीबी सूचकांक 3 आयामों पर आधारित है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नीति आयोग हर साल बहुयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है। MPI रिपोर्ट भारत में 25.01% आबादी को बहुयामी रूप से गरीबी के रूप में पहचाना जाता है। और उच्चतम गरीबी देख लेते हैं और उससे प्रतिशत। सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में 51.91% के साथ, और झारखंड में बात करें तो ये 42.16% और उत्तर प्रदेश में बात करें तो 37.79%। और सबसे कम गरीब राज्य की बात करें तो उसकी प्रतिशत देख लेते हैं और केरल का याद रखें 0.71% वहाँ लोग गरीब हैं। गोवा में बात करें तो 3.76% यहाँ मतलब गरीब हैं और सिक्किम की बात करें तो 3.86% ये गोवा में सिक्किम में हो जाएंगे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सहकारिता मंत्री बने थे? तो सहकारिता मंत्री की बात करें तो 2021 में, जुलाई 2021 में अमित शाह को केंद्रीय सहकारिता मंत्री बनाया गया था। तो सही आंसर अमित शाह हो जाएगा, अभी भी वही है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय शहर में गोवर्धन बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया? तो ये इंदौर में किए थे। इंदौर MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सभी आने वाले वीडियोस में सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को शिफ्ट वाइज डिस्कस करेंगे और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।